नमस्कार, दिन भर की हर खबर से आपको करने खबरदार, मैं हूं श्वेता सिंह। इधर भारतीय सेना इतने आतंकवादियों को मौत के घाट उतार रही है कि अगर रोज रैली निकालने पर आ जाएं ऐसे आतंकी और उनके आतंकी संगठन तो दिन कम पड़ जाएंगे। अमरनाथ यात्रियों पर हमले का मास्टरमाइंड लश्कर का आतंकवादी अबू इस्माइल, उस पर सेना सबसे बड़ा सर्च ऑपरेशन इस वक्त चला रही है, जिसका पहला टारगेट कश्मीर के बडगाम का एक इलाका बना है, जहां 3 आतंकवादियों को आज सेना और सुरक्षा बलों ने मार गिराया। व्यापक पैमाने पर इसकी खोज सुरक्षा बल कर रहे हैं कि अबू इस्माइल कहां छुपा बैठा है। अबू इस्माइल के बारे में सुरक्षा बलों का कहना है कि वो पिछले कुछ सालों से कश्मीर में एक्टिव है और 1 साल से उसने दक्षिण कश्मीर के इलाके को अपना बेस बना रखा है। अबू इस्माइल तक पहुंचने की सबसे अहम कड़ी के बारे में आज तक ने बड़ी जानकारी निकाली है। यह कड़ी कश्मीर से जिंदा पकड़े गए आतंकवादी संदीप शर्मा उर्फ आदिल है, जिसे अमरनाथ अटैक से ठीक 1 दिन पहले ही जम्मू कश्मीर पुलिस ने गिरफ्तार किया था। बताया जा रहा है कि आदिल के पास अबू इस्माइल से जुड़ी अहम जानकारियां हैं, क्योंकि ये दोनों उस बशकर लश्करी के गुट में काम करते थे जिसे अभी 1 जुलाई को सुरक्षा बलों ने मार गिराया था। और ये बशकर लश्करी जिस घर में छुपा था, उसी घर से आतंकी संदीप शर्मा उर्फ आदिल को भी पकड़ा गया था। ये कश्मीर में पाकिस्तान के आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा का वही आतंकवादी अबू इस्माइल है, जिसने अनंतनाग में अमरनाथ यात्रियों से भरी बस पर वो सबसे कायराना हमला किया था, जिस हमले से पिछले 24 घंटे से पूरा देश गुस्से में और देश बदला मांग रहा है। निहत्थे अमरनाथ यात्रियों की जान लेने वाले ये कायर आतंकवादी अब कहां अपने बिलों में छुप गए हैं। इनके बिलों तक पहुंचने, इनको मार गिराने का सबसे बड़ा सर्च ऑपरेशन सेना ने शुरू कर दिया है। पाकिस्तान से आया आतंकी अबू इस्माइल पिछले कई वर्षों से कश्मीर में एक्टिव है। पिछले 1 साल से अबू इस्माइल ने दक्षिण कश्मीर के इलाके को अपना अड्डा बनाया है। कुछ इंटरसेप्ट के जरिए यह पता लगाया गया है कि अमरनाथ हमले में अबू इस्माइल का हाथ है। सुरक्षा बल अबू इस्माइल और अटैक में शामिल 3 और आतंकियों तक पहुंचने में जुटे हैं। इस सर्च ऑपरेशन में सेना, सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस को पहला टारगेट बडगाम इलाके में मिला, जहां रेड बाग इलाके में हिजबुल मुजाहिदीन से जुड़े 3 आतंकवादी छुपे हुए थे। 8 घंटे के ऑपरेशन के बाद बडगाम में सुरक्षा बलों ने इन तीनों आतंकवादियों को मार गिराया, जिनकी पहचान हिजबुल आतंकी आकिब गुल, जावेद अहमद शेख और साजिद अहमद गिलकर के तौर पर हुई। इस वक्त हम राड़बाग गांव, जो कि बडगाम डिस्ट्रिक्ट में आता है, उसके बाहर से रिपोर्ट कर रहे हैं। आज ही सुबह एक एनकाउंटर को अंजाम दिया गया है। कल रात को खबर आई थी कि 3 टेररिस्ट जो कि हिजबुल मुजाहिदीन से हैं, वो इस एक घर में मौजूद हैं। जब सिक्योरिटी फोर्सेस वहां पहुंची तो उन्होंने फायरिंग की। रात भर चला ये ऑपरेशन। पूरा घर पूरी तरह से निस्तनाबूद हो चुका है इस ऑपरेशन में, जो कि हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ने आज कंप्लीट किया। कश्मीर का खून बहा रहे इन आतंकियों को अब चुन चुन कर मारना जरूरी है, लेकिन जब तक उस अबू इस्माइल तक पहुंचा नहीं जाता, जब तक उस अबू इस्माइल को मार गिराया नहीं जाता जिसने अमरनाथ यात्रियों की जान ली, तब तक देश को चैन नहीं मिलेगा। अमरनाथ अटैक का मास्टरमाइंड अबू इस्माइल बड़ी खूनी साजिश के साथ हमला करने आया था। लश्कर आतंकी अबू इस्माइल के साथ एक और पाकिस्तानी और 2 स्थानीय आतंकवादी थे। ये आतंकवादी बस के अंदर मौजूद सभी 50 अमरनाथ यात्रियों की जान लेने के मकसद से आए थे। आधे घंटे के अंदर अमरनाथ यात्रियों से भरी बस पर 2 बार इन आतंकियों ने हमला किया। अबू इस्माइल और उसके आतंकवादी बस के अंदर घुसकर सभी यात्रियों को मारने के मकसद में थे। अगर कंडक्टर ने समय पर दरवाजा न बंद किया होता और ड्राइवर ने सूझबूझ न दिखाई होती तो आतंकी कामयाब हो जाते। They had identified the group and the main person behind it, as you named him. And I'm sure they'll proceed further and come out with certain definite inferences which would be of
value to us. कि बिना रजिस्ट्रेशन कोई गाड़ी ना जाए, एक, और शाम में 7 के बाद गाड़ी नहीं छुट्टी है रिटर्न में, तो भी वहाँ पे 11 बजे तक और भी वहाँ पे आरोपी चलता रहे और निगरानी चलती रहे। कोई गाड़ी पीछे छूटे, उसके पीछे भी कोई वहाँ पेट्रोलिंग गाड़ियाँ और दौड़े, और कोई गाड़ी फेल होती है तो उसको मदद करें, ये सूचना हमने दी है। लेकिन फिलहाल सवाल यह है कि इतनी बड़ी आतंकी साजिश करने वाले और कायराना आतंकी हमला करने वाले अबू इस्माइल का पता सुरक्षा बल कैसे लगाएंगे और कैसे इस आतंकी तक पहुंच पाएंगे। इस सवाल के जवाब देने वाले एक अहम लिंक की जानकारी आज तक को मिली है, और ये अहम लिंक है लश्कर का वो आतंकवादी संदीप शर्मा, जिसे अमरनाथ अटैक से ठीक एक दिन पहले कश्मीर में पकड़ा गया था। लश्कर आतंकी संदीप शर्मा उर्फ आदिल लश्कर के कमांडर बशीर लश्करी के लिए काम करता था। बशीर लश्करी को 1 जुलाई को सेना ने अनंतनाग के ही इलाके में एक ऑपरेशन में मार गिराया था। जम्मू कश्मीर पुलिस के मुताबिक संदीप शर्मा उर्फ आदिल को अबू इस्माइल के ठिकानों के बारे में पता है। लश्कर के इशारे पर अबू इस्माइल और संदीप शर्मा ने अलग अलग आतंकी मॉड्यूल पर काम किया। संदीप शर्मा उर्फ अकील पिछले कई सालों में लश्कर-ए-तैयबा का पहला जिंदा गिरफ्तार आतंकवादी है। ये पहले ही दक्षिण कश्मीर में लश्कर-ए-तैयबा के आतंकवादी मॉड्यूल के बारे में कई अहम जानकारियां दे चुका है। अब संदीप शर्मा अमरनाथ अटैक के मास्टरमाइंड अबू इस्माइल तक पहुंचने का वो बड़ा जरिया है, जिससे अबू इस्माइल को पहले की तरह भाग निकलने का कोई चांस न मिल सके। हमें एक दूसरे के साथ सहयोग करके, ताउन करके ही चलना है जब तक हालात ठीक ना हो। बट आई एम वेरी ऑप्टिमिस्टिक, दिस मिलिटेंसी इज ऑल्सो गोइंग टू आउटलिव इट्स लाइफ, एज वी हैव सीन हैपनिंग इन अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री। आई एम डीलिंग विद नॉर्थ ईस्ट ऑल्सो। आई थिंक वी आर नाउ इन द लास्ट फेज ऑफ मिलिटेंसी। अमरनाथ अटैक के बाद से सुरक्षा बल आतंकवादियों को चुन चुनकर मारने के ऑपरेशन में लग गए हैं। अमरनाथ अटैक के बाद केंद्र सरकार के 2 मंत्री श्रीनगर में हालात की समीक्षा करने गए, जिसकी रिपोर्ट वो पीएम को देंगे। सुरक्षा बलों के सबसे बड़े अधिकारी कल से श्रीनगर में ही हैं। आज सेना प्रमुख ने जम्मू कश्मीर की मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती से मुलाकात की है। यात्रा को कोई आंच न आने देने के साथ साथ अटैक के गुनहगारों को खोज निकालने और मार गिराने का बड़ा चैलेंज सुरक्षा बलों के लिए है। बडगाम से पॉलिमुई शाह और श्रीनगर से अशरफ वानी के साथ जितेंद्र बहादुर सिंह, दिल्ली आज तक। जम्मू कश्मीर पुलिस ने आज गृह मंत्रालय को दूसरी रिपोर्ट सौंपी है। उसमें बताया गया है कि अमरनाथ यात्रियों पर हमले में 2 पाकिस्तानी और 2 स्थानीय आतंकवादी शामिल थे। सुरक्षा बलों के सूत्रों के अनुसार मास्टरमाइंड अबू इस्माइल के बारे में अहम जानकारी लश्कर आतंकवादी संदीप शर्मा उर्फ आदिल से मिल सकती है। अबू इस्माइल के बारे में कहा जा रहा है कि यह कुलगाम के जंगलों में इस वक्त छुपा हुआ है। 1 जुलाई को अनंतनाग में सेना ने लश्कर-ए-तैयबा के आतंकी बशीर लश्करी को मार गिराया था। वो बशीर लश्करी जो दक्षिण कश्मीर में पुलिस के जवानों पर कई आतंकी हमलों का मास्टरमाइंड था। 10 जुलाई को बशीर लश्करी के गुट में काम करने वाले संदीप शर्मा उर्फ आदिल को जम्मू कश्मीर पुलिस ने पकड़ा था, जो कश्मीर में एटीएम लूट में शामिल था। लश्कर के आतंकवादियों ने अमरनाथ यात्रियों से भरी बस पर हमला कर दिया, जिसमें 7 तीर्थ यात्रियों की जान गई। ये कश्मीर में आतंकवादियों की बौखलाहट को बताता है। अमरनाथ अटैक के मास्टरमाइंड तक पहुंचने और उसे मार गिराने की सबसे बड़ी कड़ी इस वक्त लश्कर का वो आतंकवादी संदीप शर्मा उर्फ आदिल दिख रहा है, जिसे अमरनाथ यात्रियों पर अटैक से ठीक एक दिन पहले ही जम्मू कश्मीर से पकड़ा गया था। संदीप शर्मा उर्फ आदिल मारे गए लश्कर आतंकी बशीर लश्करी के उस गुट में काम करता था, जो खास तौर पर कश्मीर में एटीएम की लूट में लगे थे। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर का रहने वाला आतंकी संदीप शर्मा लश्कर के पूरे नेटवर्क को जानता है और इसे अमरनाथ अटैक से लेकर आतंकी अबू इस्माइल की भी जानकारी है। ये संदीप शर्मा का घर है। मुजफ्फरनगर में सालों से वो लोग रहते थे और यहाँ कुछ साल पहले ही किराए के इस दूसरे मकान में वो शिफ्ट हुए। परिवार में पिता का देहांत हो चुका है, मां, भाभी और भाई, परिवार में सिर्फ इतने सदस्य बचे हैं। संदीप शर्मा सालों पहले घर छोड़कर जा चुका था। सवाल यह उठता है कि आखिर संदीप शर्मा ने अपना धर्म क्यों बदला? क्या उसे रेडिकलाइज किया गया था? अभी खुफिया एजेंसियां संदीप शर्मा की आतंकी जड़ों को खंगाल रही हैं। संदीप शर्मा 2013 में गाजियाबाद और जम्मू के कुछ कॉन्ट्रैक्टर के लिए कश्मीर में मिले पावर ग्रिड के ठेके के लिए काम करने अपने दोस्तों के साथ कश्मीर गया था।
सब लौट आए थे, लेकिन संदीप शर्मा नहीं लौटा था। बताया गया कि कश्मीरी युवती के प्यार में पड़कर वो आतंकियों के संपर्क में आ गया और धर्म परिवर्तन करके आदिल के नाम से लश्कर-ए-तैयबा के आतंकियों के लिए एटीएम लूट का काम करने लगा। मैं इस परिवार को पिछले 15 साल से देख रहा हूँ। स्थिति काफी नाजुक है इस परिवार की, और हमें भी दूर से दूर तक ये नहीं था कि वो एक देश के प्रति इसका जो भाई है संदीप, वो ऐसा कदम उठाएगा। जो इसकी माँ है, भाभी, वो क्या क्या करती हैं? इसकी जो मम्मा है वो जमे झाड़ू पोछे का काम करती हैं, और इसकी वाइफ भी झाड़ू पोछे का काम करती है। पर और इसके संदीप शर्मा का परिवार यूपी के मुजफ्फरनगर के अंकित विहार में किराए के मकान में रहता है। संदीप के पिता का 7 साल पहले ही निधन हो चुका है। परिवार में बड़ा भाई, बड़े भाई की पत्नी, उसके 2 बच्चे और उसकी मां है। परिवार का कहना है कि उन्हें तो ये सुनकर ही भरोसा नहीं हो रहा कि संदीप आतंकवादी बनकर देश के खिलाफ काम कर रहा था। उन्हें तो सिर्फ ये पता था कि संदीप कश्मीर में वेल्डिंग का काम करता है। परिवार का कहना है कि उसे गोली भी मार दी जाए तो परिवार का कोई मतलब नहीं है। जो सरकार का फैसला होगा, आप उनको ऑन द स्पॉट गोली मार दो मेरे भाई को, मेरा बिल्कुल भी परिवार आपत्ति नहीं करेगा। अगर उसने लश्कर-ए-तौबा के साथ वो मिला हुआ है, देश के साथ उसने घिनौना काम किया है। संदीप शर्मा वेल्डर का काम करता था, इसीलिए एटीएम लूट के लिए लश्कर के आतंकवादियों के लिए वो बहुत काम का था। एटीएम मशीनों को काटकर कश्मीर में आतंकवादियों के लिए लूट की कई घटनाओं में संदीप शर्मा शामिल रहा है। संदीप शर्मा को जम्मू कश्मीर पुलिस ने उसी घर से पकड़ा था जिस घर में बशीर लश्करी छुपा हुआ था। पूछे जाने पर वो जवाब नहीं दे पाया कि वो आतंकवादियों के साथ क्या कर रहा था। बाद में उसने लश्कर का आतंकी होने की बात कबूल की। संदीप सैनी के साथ आशुतोष मिश्रा, मुजफ्फरनगर, आज तक। खबरदार में अब हम दिल्ली वालों की किस्मत में लिखे ट्रैफिक जैम की नॉन स्टॉप टेंशन का रियलिटी चेक करेंगे, क्योंकि दिल्ली वालों की भाग दौड़ भरी जिंदगी में ट्रैफिक के ब्रेक बुरी तरह फेल हो चुके हैं। गाड़ियों से हाउसफुल हो चुकी दिल्ली की सड़कों पर ट्रैफिक कैसे ओवरफ्लो हो रहा है, इस पर गहन शोध करने के लिए सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट यानी CSE ने दिल्ली की 13 प्रमुख सड़कों पर ट्रैफिक मूवमेंट के डेटा का विश्लेषण किया, जिसके नतीजे साबित करते हैं कि दिल्ली की सड़कों पर पीक आवर्स और नॉन पीक आवर्स महज दिमाग का भ्रम है। CSE की स्टडी रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली की 13 प्रमुख सड़कों पर पीक और नॉन पीक आवर्स में ट्रैवल टाइम यानी सफर में लगने वाले समय में अंतर न के बराबर रह गया है। इन 13 सड़कों पर पीक आवर्स के दौरान औसत स्पीड 26 किलोमीटर प्रति घंटा रहती है, जबकि नॉन पीक आवर्स पर औसत स्पीड महज 1 किलोमीटर ज्यादा 27 किलोमीटर प्रति घंटा है। दिल्ली में जाम से सबसे ज्यादा प्रभावित 13 प्रमुख सड़कों पर गाड़ियों की औसत स्पीड निर्धारित स्पीड के मुकाबले 50 से 60% कम होती है। CSE की स्टडी में दिल्ली में ट्रैफिक जैम के जो आंकड़े सामने आए हैं वो दिल्ली वालों के लिए चौंकाने वाले भले ना हो, लेकिन डराने वाले जरूर हैं। हालांकि आपको डराना हमारा मकसद नहीं है, लेकिन क्या करें, सच तो यही है कि ट्रैफिक जैम की समस्या से जूझती दिल्ली की हालत है डराने वाली। सायरन बजता रहता है, मरीज को ले जा रही एम्बुलेंस ट्रैफिक से जूझती रहती है, चाहकर भी रास्ता नहीं मिलता। थोड़ी सी भी बरसात होती है, दिल्ली की सड़कों पर गाड़ियों के पहिए जाम हो जाते हैं। सड़क पर गाड़ी खराब हो जाए तो मीलों लंबा जाम लग जाता है। दिल्ली में ट्रैफिक जाम की समस्या अपने पूरे पीक पर है, जिसमें फंसकर वक्त बर्बाद होने की फुल गारंटी है। CSE की रिपोर्ट में यह बात साबित हुई है, रियलिटी भी यही है। इस वक्त दोपहर के 2 बजे हैं और हम मौजूद हैं लाजपत नगर सेंट्रल मार्केट के ठीक सामने वाली सड़क पर। ये वही सड़क है जिसका जिक्र CSE ने अपनी स्टडी में भी किया है। अंबेडकर नगर से लाजपत नगर की तरफ आने वाली सड़क पर CSE की स्टडी बताती है कि जाम के हालात पीक और नॉन पीक आवर्स में लगभग एक से रहते हैं। जब हम यहाँ पर पहुंचे तब क्या स्थिति है यह आपको तस्वीरों में दिखा दें। गाड़ियों की रफ्तार आप देख लीजिए, जो गाड़ियों के चक्के हैं वो कितने धीरे चल रहे हैं, इसका अंदाजा आपको इसी बात से लग जाएगा कि इस पूरे स्ट्रेच में जाम के किस तरह के हालात होते हैं। ये नॉन पीक आवर का वक्त है और उसके बावजूद आपको गाड़ियां जो है वो भारी तादाद में राजधानी की इस लाजपत नगर वाली सड़क पर नजर आ जाएगी।
सीएससी की रिपोर्ट कहती है कि दिल्ली में सुबह 8 बजे से शाम 8 बजे के बीच 12 घंटों में करीब 75% समय ट्रैफिक की स्पीड 25 से 30 किलोमीटर प्रति घंटे रहती है। 17% समय औसतन स्पीड 20 से 25 किलोमीटर प्रति घंटे के बीच रहती है। पूरे दिन में सिर्फ 8% वक्त ऐसा होता है जब ट्रैफिक की रफ्तार 30 किलोमीटर प्रति घंटा या उससे ज्यादा रहती है। कुल मिलाकर पीक आवर्स में दिल्ली की औसत रफ्तार करीब 27.7 किलोमीटर प्रति घंटा है और नॉन पीक आवर्स में दिल्ली की सड़कों पर ट्रैफिक की चाल 30.8 किलोमीटर प्रति घंटे। देखिए, जो डरा देने वाली बात है वो है कि हमने जब सुबह 8 बजे से लेकर शाम 8 बजे तक के आंकड़े को हमने देखा तो इससे अभी जो पता चलता है कि अभी कोई ऑफ पीक ही नहीं है इस शहर में। पीक और ऑफ के अंदर जो एक अंतर होना चाहिए, और अगर अंतर्राष्ट्रीय मानक को अगर हम मान के चले तो 40% तक एक डिफरेंस होना चाहिए, पर अभी जो हम देख रहे हैं कि कुछ भी डिफरेंस नहीं है। तो इसका मतलब है कि भारी ट्रैफिक सुबह से शाम तक। सीएससी ने गूगल मैप के जरिए दिल्ली की 13 सड़कों पर ट्रैफिक की स्टडी करने के लिए गूगल मैप के डाटा का विश्लेषण किया। जून के महीने में हर दिन 12 घंटे 13 सड़कों पर ट्रैफिक की मूवमेंट को मॉनिटर किया गया, जिसके बाद आए नतीजे के मुताबिक सुबह के वक्त पीक आवर्स में दिल्ली की सड़कों पर औसत स्पीड 28 किलोमीटर प्रति घंटा और शाम के वक्त पीक आवर्स में औसत स्पीड 25 किलोमीटर प्रति घंटे, जबकि नॉन पीक आवर्स में ट्रैफिक की औसत रफ्तार 27 किलोमीटर प्रति घंटा है। यानी पीक आवर्स हो या नॉन पीक आवर्स, दिल्ली की प्रमुख सड़कों पर ट्रैफिक जाम का जाम 24/7 है। जब हमने वीकेंड ट्रैफिक को वीकडे के ट्रैफिक से हमने कंपेयर किया तो वीकेंड में ट्रैफिक की कंजेशन वीकडे से ज़्यादा है। उसके साथ साथ जब पीक ट्रैफिक बनता है तो कुछ खास सड़कें हैं, जैसे औरबिंदो मार्ग है, बदरपुर के तरफ, गुड़गांव के पास, लाजपत नगर के पास, जहां पीक ट्रैफिक स्पीड 5 to 7 किलोमीटर पर आवर तक पहुंच जाती है, जहां इस सड़कों की जो डिज़ाइन कैपेसिटी है वो है 50 to 70 किलोमीटर पर आवर तक। दिल्ली में रजिस्टर्ड गाड़ियों का आंकड़ा 1 करोड़ के पार हो चुका है। जाहिर है दिल्ली की सड़कें गाड़ियों से ओवरलोड हैं, लेकिन दिल्ली की हाउसफुल होती सड़कों पर रेंगते ट्रैफिक की वजह सिर्फ गाड़ियों की संख्या नहीं है। दिल्ली में सबसे ज़्यादा रास्ता बन चुका है। 22% ऑफ दिल्ली ज्योग्राफिकल एरिया पे हम रास्ता बना चुके हैं। बॉम्बे में वहाँ पे 12% है, कलकत्ता में 6% है। पर इसके बावजूद भी जब इस तरीके की जाम लगता है तो इसके वजह कुछ और ही है। इसका एक और कारण है क्योंकि निजी गाड़ियों के ऊपर आज कोई भी रोक नहीं है, और एनक्रोचमेंट, पार्किंग प्रेशर, अनकंट्रोल्ड पार्किंग, ये तो सब हैं ही। जिस तरह से दिल्ली ट्रैफिक जाम में फंसी रहती है उसे देखकर दिल्ली हाई कोर्ट ने तो यहाँ तक कह दिया है कि दिल्ली में ट्रैफिक जाम से निपटने के लिए अब हेलीकॉप्टर तैयार करने पड़ेंगे। जाहिर है ट्रैफिक जाम की बीमारी से जूझ रही दिल्ली को जल्द से जल्द इलाज की जरूरत है। सबसे पहले हमको ये देखना है कि जो कॉरिडोर्स हमारे जो एनसीआर रीजनल कॉरिडोर्स जा रहे हैं उनकी तरफ हमारी क्या प्रायोरिटीज़ रहेंगी, और ऑब्वियसली मेरे ख्याल से हमको ज़्यादा से ज़्यादा ये पॉलिसी इवॉल्व करनी है कि जितना हो सके हमको रेल ट्रांजिट को बढ़ावा देना है। हमारा कम्यूटर रेल जो आज की तारीख में एनसीआर में है वो उतना एफिशिएंट नहीं है। हमारी मेट्रो पेनिट्रेट कर रही है फरीदाबाद तक, गाजियाबाद तक। और दूसरा जो कॉन्सेप्ट आजकल बहुत आ रहा है शेयर्ड मोबिलिटी, हमको ये करना है कि जितना हो सके हमको कार पूलिंग या शेयर्ड मोबिलिटी की तरफ जाना चाहिए, जिससे कि लोग सिंगल ऑक्यूपेंसी ड्रिवन कार को छोड़कर शेयर करके मूव करें। सीएससी जैसे संस्थानों की स्टडी, एक्सपर्ट्स की राय और दिल्ली की सड़कों पर ट्रैफिक का ओवरफ्लो देखकर कौन नहीं कहेगा दिल्ली में रहना है तो ट्रैफिक जाम सहना है। रोशनी ठोकने के साथ आज तक ब्यूरो। दिल्ली में पीक पर पहुंच चुकी ट्रैफिक जैम समस्या के ये आंकड़े जुटाने के लिए सीएससी ने गूगल मैप के जरिए दिल्ली की 13 प्रमुख सड़कों पर जून के पूरे महीने में ट्रैफिक मूवमेंट के डेटा का विश्लेषण किया। सीएससी की रिपोर्ट में दिल्ली की जिन 13 सड़कों का जिक्र है उन सड़कों पर दिन के 12 घंटे ट्रैफिक जैम जैसे हालात रहते हैं। ये 13 सड़कें हैं रिंग रोड पर सरदार पटेल मार्ग स्टेशन से आजादपुर फ्लाईओवर, रिंग रोड पर इंदिरा गांधी स्टेडियम कॉम्प्लेक्स से मजनू का टीला, गुड़गांव रोड पर डीएलएफ साइबर सिटी से दिल्ली विश्वविद्यालय आउटर रिंग रोड पर
आईआईटी दिल्ली से जामिया मिलिया इस्लामिया नारायणा औद्योगिक क्षेत्र से वजीरपुर आउटर रिंग रोड पर स्वरूप नगर से वजीराबाद, अणुव्रत मार्ग पर अर्जनगढ़ से अहिंसा स्थल, आउटर रिंग रोड पर जहांगीरपुरी से पीरागढ़ी, मेहरौली बदरपुर रोड पर बदरपुर बॉर्डर से लाडोसराय, मॉल रोड पर आजादपुर से कश्मीरी गेट, श्री औरबिंदो मार्ग पर लाडोसराय से किदवई नगर, मौलाना आजाद अकबर रोड तिलक मार्ग पर नेशनल म्यूजियम से सुप्रीम कोर्ट, लाल बहादुर शास्त्री मार्ग पर अंबेडकर नगर से सेंट्रल मार्केट, लाजपत नगर सीएससी की स्टडी रिपोर्ट का आधार बनी दिल्ली की 13 ट्रैफिक जाम ग्रस्त सड़कों का आज तक की टीमों ने रियलिटी चेक किया है। बेलगाम ट्रैफिक से जाम होती दिल्ली से आज तक की आंखों देखी ग्राउंड रिपोर्ट आप भी देखिए। दिल्ली की जिन सड़कों पर ट्रैफिक की रफ्तार बेहद सुस्त होती है, जाम के हालात ज्यादा होते हैं, उनमें से ही एक है लाल बहादुर शास्त्री मार्ग। इसी मार्ग पर हम मौजूद हैं और यहाँ की तस्वीर ही आपको सबसे पहले दिखा दें कि किस तरह से अगर आप इस पॉइंट पर ही नजर डालेंगे तो यहाँ पर आपको एनक्रोचमेंट सड़क पर साफ नजर आ जाएगा। यहाँ ऑटो रिक्शास भी है, बस जो है वो भी मौजूद है क्योंकि सवारियां लेने के लिए उनके पास जो स्टॉप है उसके आसपास भी रेहड़ी पटरी इस तरह से लगी है कि सड़कों पर ही लोग जो है सवारियां लेते हैं। मॉल रोड पे इस वक्त हम मौजूद हैं। यूनिवर्सिटी के पास का ये इलाका है। जाहिर सी बात है बड़ी तादाद में यहाँ पे ना केवल निजी गाड़ियों से बल्कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो होता है उसके जरिए भी लोग पहुँचते हैं। तस्वीर दिखाते हैं यहाँ से सामने की तरफ अगर आप देखें मॉल रोड का ये हिस्सा कि रोड डिवाइडर जो है वो एक ही चौड़ाई का बना हुआ है, लेकिन आगे जा करके जहाँ पे रेड लाइट आनी है वहाँ पे जाके अचानक से जो ये रोड डिवाइडर है वो बहुत ज़्यादा चौड़ा हो जाता है और सड़क की जो चौड़ाई है वहाँ पर वो कम हो गई है। वो बॉटलनेक सिचुएशन है, यानी पीछे से जब गाड़ी आएंगी वो 2 लेन में होती हुई आएंगी, लेकिन बीच में पहले 3 लेन की हो जाएंगी और उसके बाद अचानक से चौराहे पे बॉटलनेक सिचुएशन यहाँ पे बन गई है। ये औरबिंदो मार्ग जो किदवई नगर को लाडोसराय से जोड़ती है, ये काफ़ी मेजर सड़क है दिल्ली की, एक मुख्य सड़क है जिस पर एम्स और सफदरजंग जैसे 2 मुख्य अस्पताल पड़ते हैं और पीछे साउथ दिल्ली और गुड़गांव को ये जोड़ती है। अब जो स्टडी है उसके मुताबिक इसमें नॉन पीक आवर्स में भी जाम लगा रहता है। उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि इसको जो है मिसमैनेज तरीके से इसका डिज़ाइन जो है वो आनन फानन में कर दिया गया। आप देख सकते हैं सड़क के बीच में जो यू टर्न लेने का जो ऑप्शन है उसको इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि सड़क जो है वो इतनी सक्रिय हो गई है कि अगर शाम को वहाँ से ट्रैफिक ज़्यादा आता है तो वो बॉटल नेक में आकर फंस जाता है और पीछे काफ़ी दूर तक एम्स से लेकर के और नीचे तक खान मार्केट की तरफ से आने वाली जो रोड है वहां तक जाम लगा रहता है। आजादपुर से चलने वाली ये मुख्य सड़क आगे चल के आदर्श नगर और आउटर रिंग रोड जहांगीरपुरी तक जाती है और इस पूरे स्ट्रेच पर स्लो स्पीड ट्रैफिक रहता है और उसका मुख्य कारण आपको अगर मैं दिखाऊं तो इस तरह से जगह जगह खड़ी हुई गाड़ियां हैं, रेडी पटरियां हैं, ई रिक्शा है और किसी तरह की, क्योंकि दिल्ली में पार्किंग ना फैसिलिटी है यहाँ पर और ना ही किसी तरह का कोई पार्किंग पॉलिसी है। लोग जहाँ मर्जी चाहे वहाँ पे गाड़ियाँ खड़ी करके, ठेले खड़े करके जिस तरह से यहाँ पर रुकते हैं, जिसकी वजह से जो सड़क की चौड़ाई है वो आधी रह जाती है और सड़क की चौड़ाई आधी रहने की वजह से आधी सड़क पर ही ट्रैफिक चलता है और इसी वजह से यहाँ का जो ट्रैफिक है वो स्लो स्पीड रहता है। हम ऐसे ही एक स्ट्रेच पर इस वक्त मौजूद हैं जो कि मजनू के टीले से आपका इंदिरा गांधी स्टेडियम तक जाता है और ये स्ट्रेच जो है वो ट्रैफिक की वजह से हमेशा सुर्खियों में रहता है। दिन के वक्त जब गाड़ियां इतनी बड़ी संख्या में यहाँ रेड लाइट पर रुकती हैं तो जो पीक आवर्स होते हैं उसमें अंदाज़ा लगाना ज़्यादा मुश्किल नहीं कि ट्रैफिक किस कदर यहाँ बिगड़ता होगा। सबसे बड़ी बात यह है कि इन रोड्स को डिज़ाइन किया गया है जितनी स्पीड पर चलने के लिए, अमूमन सुबह और शाम के वक्त उस स्पीड से 50 से 60% स्पीड स्लो हो जाती है गाड़ियों की अपने आप, क्योंकि ट्रैफिक इतना ज़्यादा होता है। मैं इस वक्त मौलाना आज़ाद रोड पर मौजूद हूं और ये लुटियंस दिल्ली का एक इलाका है। यहाँ पर ट्रैफिक के लिहाज से और ट्रैफिक की रफ्तार के लिहाज से बात करें तो बाकी दिल्ली के मुकाबले में हालात थोड़े बेहतर हैं। हालांकि उसकी वजह ये भी है कि यहाँ पर चौड़ी सड़कें हैं, जो चौराहे हैं वो ज़्यादा व्यवस्थित हैं और बॉटलनेक्स यहाँ पर कम से कम हैं।
यानी चौड़ी सड़क है और अचानक कोई सकरी सड़क नहीं आती, एक जैसे रास्ते हैं, तो ये वजह हो सकती है। जो गाड़ियां हैं उनकी संख्या लगातार बढ़ रही है और जो स्टडी आई है, जो रिपोर्ट आई है, उसमें भी इस बात का इशारा मिलता है कि जिस लिहाज से, जिस हिसाब से जो लुटियंस दिल्ली की सड़कें डिज़ाइन की गई हैं, उस पर भी अब ट्रैफिक का असर देखने को मिल रहा है। और अहम बात यह है कि जून के महीने में यह सर्वे किया गया, जून के महीने में दिल्ली के स्कूल बंद रहते हैं और तब जाकर ऐसा नतीजा आया है, ऐसे आंकड़े आए हैं। आपने देखा कि किस तरह दिल्ली की सड़कों पर ट्रैफिक का लोड बढ़ता जा रहा है। दिल्ली की सड़कों पर उफनते ट्रैफिक पर स्टडी करके सीएससी एक और चिंताजनक नतीजे पर पहुंची है कि दिल्ली की सड़कों पर लगने वाला जाम 7% सालाना की रफ्तार से बढ़ता जा रहा है। आमतौर पर लोग सड़कों पर बढ़ते ट्रैफिक को सिर्फ गाड़ियों की बढ़ती संख्या के असर के तौर पर देखते हैं। यह गलत भी नहीं है, लेकिन दिल्ली में बढ़ते ट्रैफिक और जाम की वजह सिर्फ यही नहीं है। दिल्ली में ट्रैफिक जाम की एक वजह ट्रैफिक का नियम से न चलना भी है। दिल्ली की सड़कों पर ट्रैफिक संभालने में सिर्फ 5000 ट्रैफिक पुलिसकर्मी हैं, जिसमें से सिर्फ आधे ही एक वक्त में ड्यूटी पर होते हैं। ट्रैफिक जाम की एक वजह अवैध पार्किंग भी है। सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट के अनुसार अवैध पार्किंग की वजह से दिल्ली के 60% आंतरिक मार्गों पर जाम लगता है। दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन की रिपोर्ट के अनुसार 50,000 से 1 लाख रुपए महीना कमाने वाले दिल्ली वालों में से सिर्फ 9.56% लोग ही मेट्रो से सफर करते हैं। सीएससी की रिपोर्ट के अनुसार सिर्फ 30% दिल्ली वाले ही बसों में सफर करते हैं। दिल्ली में बढ़ते ट्रैफिक जाम की एक बड़ी वजह दूसरे राज्यों से आने वाले वाहन भी हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार दिल्ली में चलने वाले 10% वाहन दूसरे राज्यों के होते हैं। दिल्ली पुलिस की माने तो अगर सड़क पर एक बस खराब हो जाए तो 3 से 4 घंटे जाम लग जाता है। यानी दिल्ली में ट्रैफिक जाम की वजह सिर्फ वाहनों की बढ़ती संख्या नहीं, ट्रैफिक नियमों का पालन न करना, सड़कों के डिजाइन में दोष होना जैसी वजहें भी ट्रैफिक जाम का बड़ा कारण है। दिल्ली में ट्रैफिक जाम की समस्या अपने पीक पर पहुंच चुकी है। जानकार कहते हैं कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो दिल्ली में वाहनों की औसत स्पीड 10 किलोमीटर प्रति घंटा से कम रह जाएगी। यानी आने वाले वक्त में दिल्ली वालों को अपना और ज्यादा कीमती वक्त ट्रैफिक जाम की भेंट चढ़ाना पड़ेगा। लेकिन ट्रैफिक जाम से सिर्फ वक्त ही बर्बाद नहीं होता, बल्कि पैसा भी बर्बाद होता है। IIT मद्रास की रिपोर्ट के अनुसार ट्रैफिक जाम की वजह से दिल्ली को हर साल 60,000 करोड़ रुपए का नुकसान होता है। लगातार बढ़ती गाड़ियों की संख्या को देखते हुए साल 2030 तक नुकसान का यह आंकड़ा 98,000 करोड़ रुपए तक पहुंचने की आशंका जताई गई है। यह नुकसान जाम में बर्बाद होने वाले ईंधन, उत्पादन क्षमता में कमी, वायु प्रदूषण और सड़क दुर्घटनाओं के रूप में होता है। रिपोर्ट में कहा गया है कि जाम की वजह से होने वाले आर्थिक नुकसान में 75% नुकसान जाम में फंसे लोगों की प्रोडक्टिविटी लॉस से होता है। सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट के अनुसार दिल्ली में रहने वाला एक कर्मचारी अपने 30 वर्ष के करियर में ट्रैफिक जाम में इतना समय बर्बाद कर देता है जो 6 बरस के बराबर है। सेंटर फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया के एक सर्वे के अनुसार ट्रैफिक जाम की वजह से दिल्ली में हर दिन 30 लाख लीटर ईंधन बर्बाद हो रहा है। ये आंकड़े साबित करते हैं कि ट्रैफिक जाम की वजह से दिल्ली वालों का सिर्फ वक्त ही बर्बाद नहीं होता, बल्कि जेब भी कटती है। सिर्फ इतना ही नहीं, ट्रैफिक जाम लोगों को चिड़चिड़ा और गुस्सैल भी बना देता है। कुल मिलाकर कहा जाए तो सीएससी की स्टडी रिपोर्ट ने ट्रैफिक जाम में फंसी दिल्ली के दर्द को जग जाहिर कर दिया है और ये दर्द कम होने की बजाय दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। अब खबर असम से, जहां बाढ़ अपना विकराल रूप दिखा रहा है और ब्रह्मपुत्र सहित 10 नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। ताजा जानकारी के अनुसार असम के 24 जिले बाढ़ से घिरे हैं, जिनमें से लखीमपुर, गोलाघाट, जोरहाट का काचर, बारपेटा और नागौन जिले में बाढ़ का सबसे ज्यादा प्रकोप है। असम में बाढ़ की वजह से 18 लाख लोग प्रभावित हुए। बाढ़ से मरने वालों की संख्या भी 45 तक पहुंच चुकी है। बाढ़ से उफान मारती नदियों में 2,500 से ज्यादा गांव डूब गए हैं और 1 लाख हेक्टेयर से ज्यादा इलाके में लगी फसलें बर्बाद हो गई हैं। असम के बाढ़ प्रभावित जिलों में 300 राहत शिविर लगाए गए हैं, जहां 31,000 लोगों को शरण दी गई। असम में बाढ़ से सिर्फ इंसान प्रभावित नहीं है, बल्कि जानवर बेहाल हैं। बाढ़ प्रभावित इलाकों की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बाढ़ ने राज्य में काजीरंगा नेशनल पार्क को भी प्रभावित किया है। बाढ़ की वजह से असम के काजीरंगा नेशनल पार्क का 80% हिस्सा जलमग्न हो गया है।
अब तक 25 जंगली जानवरों की मौत हो चुकी है। कई जानवर जान बचाकर भाग रहे हैं। दुनिया में एक सींग वाले 2/3 गैंडे काजीरंगा नेशनल पार्क में रहते हैं, जिनको बाढ़ से बचाने और निगरानी करने के लिए काजीरंगा नेशनल पार्क में 2 ड्रोन लगाए गए हैं। खबरदार में आज के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।